हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजपूताने के भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भागीरथ जी द्वारा सबसे पहले गंगा नदी को लेके आया गया था, इसी वजह से राजपूताने का भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? भीम सिंह, करणी सिंह, राय सिंह या गंगा सिंह? तो इसका सही आंसर होगा गंगा सिंह जी को राजपूताने के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में, आप मैप देखिएगा, ये जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है और मिट्टी के धोरे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। धोरे जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। इस जगह पे पानी लेकर आने के लिए गंगा सिंह जी को राजपूताने के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1927 में गंग नहर लेकर के आए थे। इसी वजह से इन्हें राजपूताने के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात गंगा सिंह जी के प्रयासों से ही आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर रहा था। तो उसमें भी हाथ किसका था? आपको ध्यान चाहिए, गंगा सिंह जी का ही था। तो इन्हें इसी वजह से इन्हें राजपूताने का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 1570 की यात्रा के दौरान अकबर ने अपनी नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? उस समय पहले था किसके पास में? तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, रावचंद्र सेन के पास में था, जिसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है और महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। उनके पास में ये दुर्ग था, रावचंद्र सेन के पास में। उस दौरान रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसी कारण अकबर ने इस दुर्ग को किसी और को सौंप दिया था। किसको सौंपा था? तो वही बताना है। उदय सिंह जी जोधपुर, मान सिंह जी आमेर, राय सिंह जी बीकानेर या सुरजन सिंह जी आडा बूंदी? इसका सही आंसर होगा राय सिंह जी, जो बीकानेर के राजा थे। उन्हें 1570 की नागौर यात्रा के दौरान राय सिंह को सौंप दिया गया था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि राय सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ साथ में जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, दोनों का शासनकाल देखा था। तो ऐसे कौन से राजा थे या फिर कौन से शासक थे जिन्होंने दोनों की सेवा की? तो ये भी आपको देना चाहिए, अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करने वाले भी राय सिंह बीकानेर के यही शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कर्ण क्यों कहा, पहले तो ये जानिए। राजपूताने का कर्ण क्योंकि अपनी दानशीलता के लिए, जिस दौरान अकाल पड़ा था उस समय काफी ज्यादा इन्होंने दानशीलता का कार्य किया था राय सिंह जी ने, तो इस वजह से इन्हें राजपूताने का कर्ण के नाम से जाना जाता। किसने कहा था? बिट्ठू सुजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद या गंगानंद मैथिली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। और ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या है? ये भी आप बताइए इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती? तो इसका सही आंसर होगा उमादे। इसका सही आंसर क्या होगा? उमादे। रूठी रानी का वास्तविक नाम है उमादे। यह राव लूणकर्ण की पुत्री थी। राव लूणकर्ण, जैसलमेर का शासक राव लूणकर्ण की पुत्री थी और जोधपुर के शासक मालदेव की पत्नी थी। और ये मालदेव से रूट करके चली गई थी, इसी वजह से इनका नाम रूठी रानी पड़ा था। और इनका वास्तविक नाम क्या है? उमादे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जेम्स टॉड ने किस राठौड़ का किससे कहा? यहां पे आएगा किससे। जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन भी। जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या वीर दुर्गादास? इसका सही आंसर होगा वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है। और किसने कहा है? जेम्स टॉड ने। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वीर दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था और वीर दुर्गादास के पिता का नाम था आसकर्ण का पुत्र, और जसवंत सिंह का दरबारी था वीर दुर्गादास जी। और
जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर का शासन दिलाने में भी वीर दुर्गादास जी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, काफी ज्यादा प्रयास किया था। इन्हें मारवाड़ा अणबिंदिया मोती भी नाम दिया जाता है, मारवाड़ा अणबिंदिया मोती या फिर मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन करेंगे। शरीर में रक्त का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। शरीर में ब्लड, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है, अब देखते हैं। अस्थि मज्जा होता है जो शरीर के अंदर बड़ी हड्डियां पाई जाती है, बड़ी हड्डियां पाई जाती है। इस प्रकार से हड्डियां की संरचना होती है अपने शरीर के अंदर। तो इन हड्डियों की संरचनाओं में यहाँ पर जो बीच का खोखला भाग होता है, बीच का ये खोखला जो भाग है, ये जो खोखला भाग होता है, इसे बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसे बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चार भाग पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान होनी चाहिए, और ये अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मधुमेह के उपचार में उपयोगी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये भी। मधुमेह के उपचार के लिए क्या किया जाता है? वैसे तो ये अंदर अपने शरीर के अंदर मधुमेह को रोकने के लिए ये हार्मोन पाया जाता है। कौन सा इसका नाम बताइए? इंसुलिन, टीके, वृद्धि हार्मोन या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो हार्मोन है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि को पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिससे मधुमेह मतलब शुगर की मात्रा अपने ब्लड के अंदर कंट्रोल में रहती है। इसके लिए सही आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नीफ जीन का कार्य होता है, क्या होता है नीफ जीन का कार्य? पादपों की वृद्धि, पुष्पन में सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या जड़ों की वृद्धि? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नीफ जीन के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन में NH3, अमोनिया। प्रोटीन के सूत्र के अंदर आपको अमोनिया देखने को मिलेगा प्रोटीन के निर्माण में। तो नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसी नाइट्रोजन को, जो कि अपने को प्रोटीन कहां से मिलता है? दालों से। कहां से मिलता है? दालों से। क्या मिलता है? प्रोटीन के सूत्र में आपको NH3 देखने को मिलेगा। तो ये NH3 में नाइट्रोजन जो आ रहा है, इस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम कौन करता है? ये नीफ जीन वगैरह, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, ये काफी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि दालों की जड़ों में पाए जाते हैं। दाल का जो पौधा होता है उसकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, तो गांठों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मटर का आप पौधा देखेंगे तो मटर के पौधे के अंदर जो जड़ें पाई जाती है उनमें गांठ पाई जाती है, गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। उसमें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूध में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज? आप इसका आंसर इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो इससे देखिए आपको पता चल जाएगा कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, और दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है, अंगघात, नपुंसकता, उपरोक्त दोनों या स्कर्वी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अंगघात और नपुंसकता दोनों रोग, अंगघात मतलब पैरालाइज, मतलब पक्षघात, या अंगघात मतलब पैरालाइज, शरीर का कोई भी एक भाग या कोई भी एक अंग किसी प्रकार से कार्य करना या मूवमेंट करना रोक दे, उसको बोलते हैं अंगघात। और नपुंसकता, इनफर्टिलिटी मतलब मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता खो देना, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता खो देना को बोलेंगे नपुंसकता। तो विटामिन ई की अधिक मात्रा आजकल काफी ली जाती है, काफी मतलब बच्चों द्वारा फिर काफी लोगों द्वारा विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह लिए जाते हैं, तो उससे भी नपुंसकता बढ़ने का खतरा रहता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अंगघात और नपुंसकता दोनों ही विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है, और अधिक मात्रा में भी लिए जाना भी घातक होता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, स्कर्वी। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों।
आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।